जीवन प्रकृति की एक अमूल्य भेंट, अब भी उलझन में लिपटी हुई एक पहेली, लेकिन फिर भी अमूल्य। प्रकृति हमारे प्रति दयालु है, लेकिन उसके तरकश में कई घातक तीर भी हैं। फिर मानव जाति पर महामारियां आक्रमण करती रही हैं। भारत पर, एशिया के दूसरे भागों पर, अफ्रीका, यूरोप, करीब करीब सब जगह। ऐसे समय भी आए जब जीवाणुओं और विषाणुओं वाली महामारियां गांव का गांव साफ कर देती थीं, जब महामारियां हजारों लोगों को शरणार्थी बनने पर मजबूर कर देती थीं। चेचक जैसी बीमारियां विनाशकारी रही हैं। वे कुरूप कर देती हैं, अंधा कर देती हैं और जान भी ले सकती हैं। ईसा से 1150 वर्ष पूर्व के मिस्र के चौथे फिराओ रमजीस पंचम के ताबूत के अध्ययन से पता चला है कि उसकी मृत्यु चेचक से हुई थी। तो चेचक कोई नई आपदा नहीं है। विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद ही संख्या बढ़ाना आरंभ करते हैं, यानी कि अपने मेजबान की जीवित कोशिकाओं में ही पनप सकते हैं। जीवाणु या कहें बैक्टीरिया भी छोटे होते हैं, मगर विषाणु से बड़े हैं, और पनपने के लिए इन्हें किसी होस्ट या मेजबान की जरूरत नहीं होती। भारत का इतिहास महामारियों की घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन अब बैक्टीरिया या जीवाणुओं या वायरस यानी विषाणुओं की बहुत सी बीमारियों से भारत मुक्त हो चुका है। और जिसने इसे संभव बनाया है वह है टीकों या वैक्सीन के क्षेत्र में विकास। भारत का टीका या वैक्सीन उद्योग ऐसी वैक्सीन बना सकता है जो किफ़ायती है और बड़ी मात्रा में बनाई जा सकती है। हम बहुत सी नई वैक्सीन और उनके लिए नए फॉर्मुलेशन बाजार में ला पाए हैं, जो WHO से प्री क्वालिफाइड भी हो गए हैं, और हम पूरी दुनिया के लिए उनको उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। वैक्सीन उद्योग का उदय भारत की सफलता की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। आज दुनिया की 1/3 वैक्सीन भारत में ही बनती हैं। वैक्सीन एक ऐसी जीव वैज्ञानिक निर्मिति है कि वह किसी विशेष रोग के विरुद्ध एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करती है, प्रतिरक्षा। वैक्सीन में एक ऐसा एजेंट होता है जो रोगकारी सूक्ष्म जीव से मिलता जुलता है, और प्रायः सूक्ष्म जीव के दुर्बल या मरे हुए रूप से इसके विषैले पदार्थ से या इसकी सतह के प्रोटीन से बनाया जाता है। संक्रमित जीव में क्या परेशान कर रहा है, यह एक बात है। फिर उस जीव का कौन सा भाग हमें इम्यूनिटी देता है, सिर्फ उसी को लिया जाता है और उससे वैक्सीन बना ली जाती है। जब इसे किसी को देते हैं तो उसे संक्रमण नहीं होता, पर वैक्सीन की एक स्मृति सी बन जाती है, जिससे शरीर हमेशा के लिए पहचान लेता है कि क्या चीज़ बाहरी है और मुझे उसके हिसाब से उससे लड़ना है। अब ऐसा कोई जीव शरीर में प्रवेश भी करता है तो व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती। वैक्सीन रोग निरोधी भी हो सकती हैं, अर्थात ये भविष्य में प्राकृतिक या किसी खतरनाक रोगाणु के कारण रोग की संभावना को समाप्त कर देंगी, प्रभाव को कम कर देंगी, अथवा ये चिकित्सीय भी हो सकती हैं, जैसे कैंसर की वैक्सीन जिस पर काम चल रहा है। वैक्सीन हर साल लगभग 30 लाख जीवन रक्षा करती हैं और 7.5 लाख बच्चों को विकलांग या विरूप होने से बचाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मत में सुरक्षित जल के उपयोग के जी वैक्सीन बचपन में टीबी से सुरक्षा देती है। इस अवस्था में पूरी तरह से टीबी उन्मूलन बहुत कठिन है। किसी भी नए वैक्सीन का लंबे समय तक परीक्षण करना होता है।
इसलिए ये लॉजिकल लगता है कि पहले बीसीजी की बूस्टर वैक्सीन दी जाए, क्योंकि किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते बीसीजी का प्रभाव कम होने लगता है। बड़ी उम्र में फेफड़े के रोगों में यह प्रभावी नहीं रहती। तो इस बैकग्राउंड के साथ हमने मीप के बीसीजी के लिए बूस्टर वैक्सीन के उपयोग का अध्ययन किया और इसके बड़े उत्साहवर्धक परिणाम मिले। भारत उष्णकटिबंधीय देश है, लिहाजा वायरस का प्रिय। इस कारण से यह क्षेत्र विषाणु एवं रोगाणुओं के खतरे से लगातार जूझता रहता है। इन बीमारियों के विरुद्ध केवल एक बार की लड़ाई नहीं, यह सतत चलने वाला संघर्ष है। सौभाग्य से हम इनमें से बहुत से रोगों को हरा पाए हैं। पोलियो का आखिरी केस 2011 में कोलकाता में देखा गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो निर्देश हैं, उनके मुताबिक अंतिम केस देखे जाने के बाद 3 साल तक पोलियो का कोई भी केस नहीं दिखना चाहिए। इसलिए 2014 तक प्रतीक्षा की गई और 2014 में जाकर भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। स्वाधीनता के समय ही भारत चेचक के टीकों के उत्पादन में तो आत्मनिर्भर था। देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त टीकों के उत्पादन के लिए 1948 में बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला स्थापित की गई। हिमाचल प्रदेश में कसौली में स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 1905 में पॉशर इंस्टीट्यूट के नाम से स्थापित संस्था है। सीआरआई भारत के वैक्सीन उद्योग की जन्मदाता है, क्योंकि वैक्सीन उद्योग की संकल्पना यहीं से शुरू हुई थी। रेबीज वैक्सीन दक्षिण पूर्व एशिया में बनने वाली पहली वैक्सीन थी और इसका नामकरण इस संस्था के पहले निर्देशक सर डेविड सैंपल के नाम पर सैंपल वैक्सीन किया गया था। और सीआरआई दक्षिण पूर्व एशिया में येलो फीवर की वैक्सीन बनाने वाली अकेली संस्था है। निजी क्षेत्र में उत्पादन महत्वपूर्ण प्रगति था। इन इकाइयों ने दूसरी बहुत सी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन बनाई। कुन्नूर स्थित पॉस्चर संस्थान ने 1957 में इन्फ्लुएंजा का टीका विकसित किया तथा फिर 1970 में रेबीज का बीपीएल इनएक्टिवेटेड टीका बनाया। उसी वर्ष 1970 में इस संस्थान ने देश में पहली बार ट्राइवेलेंट पोलियो वैक्सीन उत्पादित की। इन इकाइयों ने डिफ्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनस या मिलाकर कहें तो डीपीटी एवं टाइफाइड, पैराटाइफाइड एवं और दूसरी वैक्सीन विकसित की। सफलता के कारण समझना कठिन नहीं है। इस प्रयास में सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी वैक्सीन क्षेत्र तीनों जुड़े रहे हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की समाज के प्रति जिम्मेदारी है। भारत एकमात्र देश है जिसने वैक्सीन के क्षेत्र में इतना अच्छा किया है। वैक्सीन को जेनरिक नहीं मानते, बल्कि हर वैक्सीन एक बिल्कुल नई औषधि की तरह है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। सरकारी कम कीमत पर उत्पादन करने की क्षमता है, जो बड़ी वैश्विक कंपनियों के मूल्य से कहीं कम है। उत्पादन क्षमता के रूप में इनके प्रदर्शन के सुधार के पीछे कारण क्या है? पूरी दुनिया के वैक्सीन उत्पादन का 1/3 भारत में होता है। यूनिसेफ को जो दवाएं जाती हैं, उनका लगभग 3/4 अंश भारत से है।
लेकिन 1985 में स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तभी आरंभ किए गए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में प्रयुक्त 6 वैक्सीन में से एक भी भारत में निर्मित नहीं थी। नई वैक्सीन की खोज में जोखिम अधिक है। इसमें लंबे समय तक भारी निवेश करना होता है। 10,000 वैक्सीन से आरंभ करने पर उनमें से केवल एक ही ऐसी होती है जो क्लिनिकल ट्रायल्स अर्थात नैदानिक परीक्षण की अवस्था तक पहुंच पाती है। पूर्व नैदानिक परीक्षण की अवस्था से उत्पादन तक पहुंचने में औसतन 10 साल लग जाते हैं। अच्छी वैक्सीन विकसित करने में रोगाणु का प्रतिजन या एंटीजन पहचानना होता है जो रक्षक प्रकृति का है, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले फंडामेंटल रिसर्च करें। वैक्सीन विकसित करने के 10 चरण होते हैं। पहला है लक्षित प्रतिजन या एंटीजन जो रोग को पैदा करता है। उसके बाद वैक्सीन के बड़े पैमाने पर निर्माण का मसला आता है। अन्य 9 चरण जिनमें क्लोनिंग या एंटीजन को तैयार करना, उत्पादन, सप्लाई चेन, क्लिनिकल ट्रायल्स या मैदानी परीक्षण से पहले के मूल्यांकन है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं या फिर उसके बाद IPR यानी बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसके बाद उनके विपणन या मार्केटिंग, और अंत में फार्माकोविजिलेंस के जो मुद्दे हैं उनसे डील किया जाता है। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। वर्ष 1986 में सरकार द्वारा एक अलग जैव प्रौद्योगिकी विभाग बनाए जाने और वैक्सीन पर अनुसंधान के लिए अलग बजट निश्चित किए जाने के उपरांत स्थिति में सुधार आया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत बिरैक के नाम से अधिक जाने जाने वाली बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के संगठन के बाद अनुसंधान की गति और बढ़ गई। बिरैक ऐसा संगठन है जिसे लाभ अर्जित करने के उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया और जो भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को उद्योग तथा विदेशी सहकर्मियों से जोड़ता है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान UIP के अंतर्गत भारत के सब वैक्सीन में आत्मनिर्भर होने के प्रयत्न अविरल चलते रहे। मार्च 1989 में 2 कंपनी स्थापित हुई, गुरुग्राम हरियाणा में इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन तथा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन। बिपकॉल ने 1995 में उत्पादन आरंभ किया था और इस वर्ष बिपकॉल ने OPV के करीब 2 अरब डोज वितरित किए हैं। हमने स्वास्थ्य मंत्रालय को और 2 वर्ष यूनिसेफ को वैक्सीन दी है। आप भविष्य के बारे में सोचे तो बिपकॉल हेजे की वैक्सीन की तरफ बढ़ रहा है और हम आशावान हैं कि वैसे ही सफलता मिलेगी जैसे कि हमें पोलियो की केस में मिली थी। हेपेटाइटिस बी ऐसी बीमारी है जिससे सब डरते हैं। विश्व में लगभग 25 करोड़ लोग इस संक्रमण के साथ रहते हैं, लेकिन इसकी वैक्सीन अधिक मूल्य के कारण पहुंच के बाहर थी, जिसकी 3 बार लगाने की खुराक लगभग 2000 रुपयों की थी। 1990 के दशक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से कम ब्याज के ऋण से अनिवासी भारतीयों की एक टोली रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी को बाजार में लाने वाली देश की पहली भारतीय कंपनी बन गई। इसका मूल्य
आयातित दवाई से बहुत कम था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेपेटाइटिस बी के लिए स्वीकृत होने वाली यह पहली कंपनी थी और विश्व में दूसरी कंपनी थी जिसे यूनिसेफ ने वैश्विक टीकाकरण प्रस्ताव के लिए चयनित किया। बाद में भारत बायोटेक एवं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैदान में उतरने के बाद तो भाव और कम हो गए। आज भारत में ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जहां टीकाकरण से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की संस्थाएं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संस्थाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली जैसी संस्थाएं प्रतिरक्षा तंत्र एवं वैक्सीन की आवश्यकता वाले रोगों के विज्ञान को समझने के प्रयासों में लगी हुई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान 1981 में स्थापित हुआ था और ये जब भारत सरकार के द्वारा स्थापित हुआ था, इनका मकसद यही था कि यहाँ जितने संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज और पॉपुलेशन कंट्रोल पे रिसर्च हो। और इस रिसर्च करते हुए हम लोग लेप्रोसी के लिए एक वैक्सीन बनाए जो आजकल बाज़ार में उपस्थित है। और लेप्रोसी के अलावा हम लोग ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, निमोनिया आदि डिजीज़ के बारे में रिसर्च करते। वैक्सीन बनाने और नैदानिक या क्लिनिकल परीक्षणों की पद्धतियां हाल के वर्षों में काफी व्यवस्थित हो गई हैं। व्यापक चिंता के साथ जब H1N1 2009 के लिए वैक्सीन की आवश्यकता पड़ी तो भारतीय वैक्सीन उत्पादकों की क्षमता कसौटी पर आ गई। 3 उत्पादकों भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा पेनेसी बायोटेक लिमिटेड ने फ्लू महामारी के समय अल्पकाल में ही वैक्सीन विकसित करके दिखा दी। ये पशु आर्थिक महत्व के हैं और इस कारण से इनका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और केवल पशुओं के दृष्टि से नहीं, इंसानों के स्वास्थ्य के दृष्टि से भी, क्योंकि बीमारी पशुओं में पलती जरूर है लेकिन इनके माध्यम से इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं। अतः पशुओं के लिए वैक्सीन महत्वपूर्ण है। वर्ष 2009 में नई बाइवेलेंट 01 तथा 0139 किल्ड होल सेल खाई जाने वाली हैजे की 2 खुराक वाली वैक्सीन का लाइसेंस दिया गया। इसे कम मूल्य पर उपलब्ध कराया गया और इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मोहर भी लग गई। इसका अर्थ था कि इस टीके को लगवाने के बाद लोग कई साल के लिए सुरक्षित हो जाते। वर्ष 2012 तक हमारे देश में जापानी इंसेफेलाइटिस या जेई का टीका आयात होता था। हाल के सालों में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और अखिल भारतीय कॉलरा और आंत्र रोग संस्थान और इसके साथ साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने वैक्सीन अनुसंधान में महत्वपूर्ण, पूरक तथा सहयोगी भूमिका निभाते हुए देशज वैक्सीन के विकास में आवश्यक योगदान आरंभ कर दिया है। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हर 8 मिनट में सर्वाइकल कैंसर के कारण दुनिया में एक स्त्री की मृत्यु होती है।
विश्व में स्तन कैंसर के हर 2 स्त्री रोगियों में से मरने वाली एक स्त्री हमारे देश की होती है। इस तरह से जहाँ तक हमारे देश भारत का सवाल है, ये एक बहुत गंभीर समस्या है और हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ भी। हमने 2007 में ही जो प्राथमिक परीक्षण थे वो आरंभ कर दिए थे और उनके परिणाम भी काफ़ी उत्साहजनक मिले। तो हम और आगे बढ़े और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, उन्होंने इस अणु स्पेक को ढूंढ निकाला और अब दूसरे चरण के मैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 2 निजी कंपनी भारत बायोटेक तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दस्त के लिए रोटावायरस वैक्सीन पर शोध करते रहे हैं। दस्त का रोग भारत एवं और दूसरे उष्णकटिबंधीय तथा उप उष्णकटिबंधीय देशों को प्रभावित करता है। एक अमेरिकी कंपनी ने इसके लिए एक वैक्सीन बनाई जरूर है, लेकिन आम हिंदुस्तानी की पहुंच से बाहर। एक बच्चे की पूर्ण प्रतिरक्षा के लिए इसका मूल्य लगभग 40,000 रुपये या $600 था। वैक्सीन का भाव हम में से बहुत के लिए कल्पना से परे है। सौभाग्य से दोनों कंपनी ने इसका हल निकाला है, रोटावैक तथा रोटासिल। इस तरह अब भारत के पास रोटावायरस के लिए वैक्सीन है जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है और जो किफायती भी है। THS-TI में रोटावैक के टीके के लिए ऐसा ही तीसरे चरण के अध्ययन में किया गया। अब हम इन टीकों के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं और अब तो इसको टीकाकरण कार्यक्रम में ही समाविष्ट कर दिया गया है। सभी भारतीय बच्चों में से करीब आधे बच्चों को रोटावायरस की वैक्सीन लगने वाली है। यह शुरुआत 2016 में की गई थी और इसके बाद यह बढ़ता ही रहा है। रोटावैक का विकास तथा सफल नैदानिक परीक्षण पूर्ण हो जाना एक मील का पत्थर और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी का अच्छा उदाहरण होने के साथ साथ एक अनूठा सामाजिक नवोन्मेष का मॉडल माना जा सकता है। वैक्सीन का अनुमानित मूल्य है केवल $1 या लगभग 70 रुपया प्रति डोज एवं बर्फ के उपयोग से भी इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे टीकाकरण की लागत और कम हो जाएगी। What we are good at is हमारी खूबी है हमारी कुशलता, हमारी स्पीड, किफायत। अगर अमेरिका में किसी चीज के लिए $1 अरब लगते हैं तो भारत में $10 करोड़ में काम हो जाता है। इतना अंतर यानी 10 गुना। इसीलिए हम एफिशिएंसी लाते हैं और हमारे सामर्थ्य में कीमतें रहती है। गुणवत्ता बहुराष्ट्रीय और कीमत कम, जिसके मूल में है टेक्नोलॉजी की कुशलता, जमीनी स्तर पर क्लिनिकल अनुसंधान में हमारा अनुभव, और इस तरह से हम कीमतों पर नियंत्रण रख पाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की थर्मोस्टेबल वैक्सीन रोटासिल अब विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन या गावी के लिए उपलब्ध हो गई है। इस मील के पत्थर को छूने वाली यह पहली ऊष्मा निरोधी वैक्सीन है और यह इस व्यवसाय के लिए पूरा नक्शा बदल देने वाली बात हो सकती है। शिशुओं में रोटा वायरस जनित गंभीर दस्त को रोकने वाली वैक्सीन रोटासिल बहुत से देशों में एक व्यावहारिक विकल्प है, क्योंकि इसे तब भी रखा जा सकता है जब वैक्सीन को निरंतर ठंडे तापमान रखने की व्यवस्था या कोल्ड चेन की व्यवस्था न हो पाए। इसमें आर्थिक रूप से दुर्बल सब सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया जैसे स्थानों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। सचमुच बहुत प्रभावशाली बात। millions of children were dying. लाखों बच्चे मर रहे थे। अब आप खसरे का उदाहरण लीजिए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार औसतन हर साल 10 लाख बच्चे इससे मर रहे थे। किफायती मूल्य यानी 8 से 10 रुपए में एक डोज उपलब्ध करवाकर हमने इस मृत्यु दर को बहुत कम कर दिया। हालांकि अभी भी हर साल 86,000 बच्चों के मरने की रिपोर्ट है। अफ्रीका में भी जहां हर साल मेनिंजाइटिस से दसियों लाख बच्चे मरते थे और अब केवल 4,000 बच्चों के साल भर में मरने की रिपोर्ट है। This year only 4,000 children are reported dying. अगस्त 2013 में टाइफाइड की एक टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन टिब्बार TCV के नाम की चौथी पीढ़ी की वैक्सीन को भारतीय बाजार में लाया गया। सितंबर 2013 में देशज जेई वैक्सीन जेनवाओ को भारत में लाइसेंस मिल गया। इसे पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान तथा भारत बायोटेक लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनडीपी की पहल पर लोगों की सुरक्षा के लिए नई और सुधरी वैक्सीन विकसित करने और बाजार को देने के लिए सियोल, दक्षिणी कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित हुआ था। वर्ष 2007 में भारत ने उनके साथ मिलकर काम आरंभ कर दिया। वैक्सीन्स की जो रेंज आज हमारे पास है, भविष्य के लिए वो नाकाफ़ी है। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हमें दूसरे वैक्सीन्स भी चाहिए, क्योंकि हर साल कोई नई बीमारी दिख जाती है। हमें समस्याओं का और संभव इन्फेक्शन का पता है, जिनका हम इंसान के रूप में सामना करते हैं। इसलिए हैफकिन इंस्टीट्यूट में हम नई वैक्सीन्स बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। 3 दशाब्दी पूर्व की दयनीय स्थिति से जब यूआईपी में प्रयुक्त 6 वैक्सीन में से एक भी हमारी अपनी बनाई हुई नहीं थी, आज हम उस स्थिति में हैं जब हमारी थैली में 1 दर्जन अपनी बनाई हुई वैक्सीन है। सचमुच बहुत बड़ी छलांग है। वैक्सीन या टीकों की यह सफलता की यह कथा दूरदर्शिता, कठोर परिश्रम तथा मौलिक चिंतन की कथा है, जिसके पीछे हम सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की राष्ट्रीयता की भावना थी। इसने लोगों को मौत से, अंगों की क्षति से और हमारी अर्थव्यवस्था को स्वास्थ्य पर होने वाले भारी खर्चे के झटके से बचाया है। लगभग 30 वैक्सीन और यूनिसेफ को दी जाने वाली वैक्सीन में से लगभग 2/3 से 3/4 अंश के साथ भारत वैक्सीन उत्पादन में विश्व नेता होने की अनुभूति कर सकता है। अब हम केवल अपनी जरूरत ही पूरी नहीं करते, वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावना के साथ 150 देशों को वैक्सीन निर्यात भी करते हैं।